हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दासन में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 को ध्यान में रखकर एजुकेशन सब्जेक्ट की हमारी डेमो क्लासेस चल रही है, क्योंकि अब की बार जो कोर्स है वो ऐप पर आने वाला है। 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। डेमो क्लासेस से पहले मैंने आपको 2 दे दी है। आज जो हम बात करने वाले तीसरी डेमो क्लासेस के बारे में वो बात करेंगे अनुसंधान की। देखो, अनुसंधान से कंपलसरी अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, यानी रिसर्च को आपको समझना है। और आज के डेमो क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा पिछले जो दिसंबर 2023 में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। तो थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसर्च, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये वाली बात आपको समझनी है कि एक होता है रे और दूसरा होता है सर्च। रे का अगर अर्थ माना जाए तो किसी तत्व को हम बार बार खोजते हैं, क्या करना, बार बार। और अगर सर्च का अर्थ माना जाए तो आपको बता देना खोजना। अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि यानी किसी तथ्य की बार बार खोज करना, किसी तथ्य की बार बार खोज करना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। देखो, समझना क्या है, अनुसंधान क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, एक और चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस रिसर्च को एक फ्रांसीसी भाषा एक बार पूछा गया, फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है खोज करना, खोज करना या देखना। आपको समझना, मैं आपको बता कह रहा हूं। अगर ये 2 शाब्दिक अर्थ की बात करें कि रिसर्च शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो आप बता देना फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खोज करना या देखना। अब बात यहां पर मैंने आपकी बताई कि रिसर्च जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रे धन सर्च। री मतलब बार बार, सर्च मीन्स खोजना। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आती है कि रिसर्च क्यों की जाती है, समझना। सबसे पहली बात, अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि अनुसंधान क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये वाली बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, तब आपको समझ में आएगा रिसर्च क्या होता है। देखो, रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी नई चीज की स्थापना करना चाहते हैं, किसी नए तथ्य की जानकारी करना चाहते हैं, किसी नए सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आपसे ये वाली बात पूछी कि अनुसंधान क्यों किया जाता है, तो आप आराम से बताना किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना करना, नवीन सिद्धांत की स्थापना करना। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो कि सर नवीन सिद्धांत कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले बात यहां पर ये होती है कि अनुसंधान करने से पहले हमें कोई ना कोई समस्या लेनी होती है, और यहां पर अगर किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना कर रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी समस्या का समाधान करना, वो ये भी तो कह सकता है कि किसी समस्या का समाधान करना। जब आपके सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए एक शोध करता है, यानी एक व्यक्ति, एक विशेषज्ञ जो होता है वो किसका प्रयोग करता है, रिसर्च का प्रयोग करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी तथ्य की खोज करना। ये 3 चीजों को ध्यान में रखकर रिसर्च की जाती है। अब मान लीजिए, मैं आपको एक वाली बात बताता हूं। जब चंद्रयान गया, हमारा तीसरा चंद्रयान गया, तो जब हमारा पहला चंद्रयान गया था तो कुछ न कुछ खोज करने के लिए तो गया था। वहां पर चंद्रयान पर यह देखने के लिए, खोज करने के लिए गया था कि वहां पर जीवन संभव है या असंभव है। अब अंतरिक्ष में कल्पना चावला, ये सब जो लोग गए थे, ये किसके लिए गए थे, ये खोज करने के लिए गए थे। और वहां से जो जो चीजें मिली, उन्होंने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, नए नए नियमों का, नियम नहीं होते, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उस समस्या का समाधान किया है और किसी तथ्य की खोज की है। मान लीजिए वहां पर ये वाली बात बोलेगी चंद्रयान पर
कि वहां पर अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं, क्योंकि वहां पर अभी तक जो पहली बार चंद्रयान पर जिस व्यक्ति ने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने, वो अभी के अभी निशान बने हुए हैं। अगर हवा या वायु वहां पर होती तो वो निशान मिट जाते। तो ये जो नई जानकारी मिली है, नई वहां पर समस्या दी थी कि जा नहीं सकते, तो वहां पर पहुंच गए। अब उसके बाद तथ्य की खोज की और एक सिद्धांत का स्थापना की, नवीन सिद्धांत की, वहां पर वायु नहीं। यानी कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या होगी, उसका समाधान करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? अनुसंधान का। एक बात तो ध्यान रखना है, समस्या कभी भी नई नहीं होती। अब मैंने यहां पर आपको ये वाली बात लगाई, किसी तथ्य की बार बार खोज करना, बार बार मतलब ऐसी कोई समस्या जिस पर पहले से कोई कार्य कर चुका हो, उस पर अपने तरीके से दोबारा कार्य करना। मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं कि मान लीजिए एक ये समस्या है, ये समस्या, ये इस समस्या पे एक व्यक्ति ने कार्य किया, फिर दूसरा व्यक्ति भी इस समस्या पर कार्य करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी इस समस्या पर कार्य करेगा, लेकिन इन तीनों के जो रिजल्ट होंगे, इन तीनों के जो रिजल्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। उसी को तो रिसर्च कहते हैं भाई। इसने जिस समस्या का समाधान किया, कोई सिद्धांत प्रतिपादन किया, फिर दूसरे ने अपने तरीके से उस समस्या का समाधान करके सिद्धांत प्रतिपादन किया, फिर तीसरे ने उस समस्या का समाधान करके प्रतिपादन किया। समझने वाली बात यहां पर यह कि उस समस्या पर विभिन्न शोधकर्ता अपने अपने तरीके से जो खोज करते हैं, समस्या पर तीनों लोगों ने बार बार क्या किया? खोज की, और सबने किसी तथ्य की, नई सिद्धांत की जानकारी दी है। तो ये सब करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? रिसर्च का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? रिसर्च का प्रयोग करना। अब आपके दिमाग में एक ये वाली बात आ रही होगी कि मान ली, चलो ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली कि रिसर्च करते हैं, करते समय हमें इन तीन चीजों की वैल्यू समझ में आती है, लेकिन किसी भी शोध को करते समय में कुछ स्टेपों से गुजरना पड़ता। अब वो स्टेप 8 दिसंबर 2023 वाले में 2 जगह पूछिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए सोपान कौन से? शोध के सोपान। अब ये सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सोपान पिछले पेपर में 2 जगह पूछे कि सोपान कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए जब आप किसी तथ्य की खोज करेंगे या किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना करेंगे, किसी समस्या का समाधान करेंगे या किसी नए तथ्य की खोज करेंगे, तो आपको यानी एक शोधकर्ता को कुछ तत्वों से यानी कुछ स्टेपों से होकर गुजरना पड़ता है। वो स्टेप हमें यहां पर समझने हैं। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समस्या का चयन करना। क्या करना होता है? समस्या का चयन करना। अगर समस्या के चयन की जगह अगर वो ये बोल देता है कि समस्या की पहचान करना, तब भी बात ठीक है। क्योंकि जब हम किसी सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई समस्या क्या है, समस्या किस क्षेत्र से संबंधित रखती है, समस्या सच में ही समाधान है या नहीं। इसकी पूरी चर्चा हम अभी करेंगे। फिर उसके बाद आपको करना है शोध की रूपरेखा। फिर उसके बाद 3rd नंबर पाएगा परिकल्पना का प्रतिपादन। परिकल्पना का प्रतिपादन। फिर उसके बाद आएगा 4th नंबर पर आंकड़ों का संकलन, डाटा कलेक्शन जो कर दे। फिर उसके बाद आएगा आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। फिर उसके बाद आएगा 6 नंबर पर निष्कर्ष। और फिर उसके बाद आएगा सामान्यीकरण। इतने स्टेपों से होकर एक शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है, जब जाकर किसी तथ्य की बार बार खोज करता हो, किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना करता है। समझना क्या हो, इसको समझे। मान लीजिए हमें कोई ऐसी समस्या दी रखी, यानी आपको बता दिया गया कि जब आप पीएचडी करेंगे तो कोई ना कोई समस्या दी जाएगी, तो सबसे पहले आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि समस्या जो हमें दी गई है वो सच में समाधान योग्य हो है या नहीं। पहले हमें समस्या का चयन करना है या उसकी पहचान करनी है। ये वाला क्वेश्चन 2 जगह पूछा गया है, ध्यान रखना कि एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय सबसे पहले किस
स्टेप का चयन करेगा, या किस सोपान का चयन करेगा, तो आपको बता दें समस्या का चयन या समस्या की पहचान करना। मान लीजिए हमने कोई समस्या ले ली, अब समस्या बिल्कुल नई नहीं लेनी है, ये वाला भी पूछा गया है कि मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हो, शोध कार्य करते समय समस्या आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं लेनी है, समस्या ऐसी लेनी है जो पहले से उस पर कार्य हो चुका हो। अगर आप पूर्ण रूप से नहीं लोगे तो उससे संबंधित डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पूर्ण रूप से समाधान योग्य होगी या नहीं होगी, या उससे संबंधित उसकी रूपरेखा है या नहीं, उसकी परिकल्पना बन सकती है नहीं बन सकती है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो समस्या का चयन करते समय सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि समस्या समाधान योग्य है नहीं, समस्या प्रासंगिक है या नहीं, समस्या से संबंधित डाटा मिल सकता है नहीं मिल सकता है, समस्या से संबंधित परिकल्पना बन सकती नहीं बन सकती, समस्या उस क्षेत्र से संबंधित है या नहीं है, समस्या विशिष्ट होनी चाहिए, और समस्या ज्यादा खर्चीली और ज्यादा समय लेने वाली नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समस्या का चयन करना है। समस्या पूर्ण रूप से नहीं, फिर उसके बाद रूपरेखा बनानी है, यानी एक फॉर्मेट बनाएंगे। मान लीजिए हमें कोई एक समस्या बनेगी, अब समस्या बनाने के बाद हमें ये पूरा फॉर्मेट याद रखना है कि पहले हमें कौन कौन से स्टेप करने, फिर कौन कौन से करने, फिर कौन कौन से करने। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पर कोई भी कार्य लग जाए, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई समस्या ऐसी दी गई है, समस्या आपको यह दी गई कि भारतवर्ष में या यूपी में बेरोजगारी दर समस्या का मुख्य कारण क्या है। अब बेरोजगारी का मुख्य कारण जानने के लिए आपको परिकल्पना तो बनानी पड़ेगी, और एक बात ध्यान रखना, सॉरी रूपरेखा तो बनानी पड़ेगी। रूपरेखा बनाने के लिए आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि हमारे यहां पर टोटल जनसंख्या कितनी है, फिर जनसंख्या में से कितने लोग हमारे यहां पर वो है रोजगार में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, फिर उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सच में रोजगार की जरूरत है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है बस उनके पास ज्ञान या एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सारी का सारा एक फॉर्मेट हमें यहाँ पर बनाना होता है। फिर उसके बाद हमें परिकल्पना बनानी पड़ती है। परिकल्पना का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी समस्या होती है जो समस्या उस परिकल्पना यानी कल्पना अनुमान के आधार पर उसका समाधान करने का युग होता है। मान लीजिए हमने ये वाली बात बना ली कि यूपी में बेरोजगारी दर संख्या का मुख्य कारण क्या है। अब मान लीजिए हमने परिकल्पना बनाई, परिकल्पना बनाने का मेन कारण हमने ये समझा कि भारत उसमें यूपी में सरकार वैकेंसी कम दे रही है, हो सकता है। फिर दूसरा पहलू भी जाना, और परिकल्पना बनाते समय हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि परिकल्पना हमेशा दो प्रकार की होती है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले जो हम परिकल्पना बनाते हैं वो कौन सी परिकल्पना होती है, तो आपको पता होना चाहिए शून्य परिकल्पना होती है। कौन सी होती है? शून्य परिकल्पना होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी बन जाती है वो कौन सी बन जाती है? विकल्प परिकल्पना। दूसरी कौन सी बन जाती है? विकल्प परिकल्पना। और एक हमेशा शोधकर्ता, ये वाली बात ध्यान रखिए कि शोधकर्ता जो होता है हमेशा शून्य परिकल्पना का निर्माण करता है। शून्य परिकल्पना निर्माण करने का मेन रीजन ये होता है कि परिकल्पना अगर आपके समझ में ना आ रही हो तो परिकल्पना भी वीडियो में अभी बनाऊंगा और पहले भी पढ़ी हुई है। परिकल्पना होता है कल्पना करना, अनुमान लगाना, यानी जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो हम तुक्का लगाते, अनुमान लगाते, कल्पना करते हैं कि मेरे अनुमान से ये काम इसके द्वारा हो सकता है या इसकी वजह से ये वाली समस्या उत्पन्न हो रही, तो उसने हमें परिकल्पना दी है। उसके बाद आंकड़ों का संकलन करेंगे। अब डाटा कलेक्ट करने, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें बताना है कि यूपी में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो हमें डाटा कलेक्ट करना है कि बेरोजगार कितने और रोजगार कितने। फिर डाटा का विश्लेषण करना है कि सच में वो डाटा उससे संबंधित है या नहीं। फिर उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकालने के बाद हमें समझ में आया कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है सरकार में वैकेंसी का न देना। फिर उसके बाद सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण का मतलब होता है मान लीजिए इस समस्या पहले भी किसी व्यक्ति ने कार्य किया होगा, अब मैंने कार्य किया तो उसने जो निष्कर्ष निकाला था, मैंने जो निष्कर्ष निकाला था, उन दोनों का नॉर्मलाइजेशन या जनरलाइजेशन करने के बाद हमें सामान्यीकरण ये पता लगा कि यार मेरा जो आंसर आ रहा है इसका कारण ये है, उनका जो आंसर आ रहा है उनका कारण ये, लेकिन एक या दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो दोनों के मैच खाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से मिलता ही मिलता है। क्लियर बात है? ये पूरा का पूरा आपको क्रम समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं कि अनुसंधान जो होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं शोध के प्रकार समझना। अब शोध के प्रकार से क्वेश्चन कंपल्सरी आपको 3 से 4 मिलने वाला है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूं, या फिर मैं बता देता हूं, अगर वो आपसे ये पूछता कि मुख्य रूप से शोध कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मौलिक अनुसंधान, मौलिक शोध। दूसरा जो होता है प्रयोगात्मक शोध।
तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्रियात्मक शोध। ये तीनों के तीनों शोध तो आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कंपलसरी मिलते ही मिलते हैं। अब समझना क्या, इन तीनों में से तीनों के तीनों क्वेश्चन पिछले 8 दिसंबर 2023 वाले में पूछे गए। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि मुख्य रूप से शोध कितने प्रकार का होता है, तो आप बताना 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मौलिक शोध, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च बोलते हैं। अब बात यहां पर ये होती है समझना। अब अगर आपसे ये पूछे ऐसा कौन सा शोध है जो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, तो आप बताना मौलिक शोध। ऐसा कौन सा है जिसको हम अनुभवजन्य शोध भी बोलते हैं या प्रयोगात्मक शोध भी बोलते हैं। इसको अनुभवजन्य भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? अनुभवजन्य। इसको एक प्रयोगात्मक या व्यवहारिक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? व्यवहारिक। क्योंकि नवीन सिद्धांत का, नवीन तथ्यों का जो स्थापना करता है वो कौन सा शोध कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मौलिक। लेकिन उनको अपने व्यवहार में ढालने के लिए यानी दैनिक जीवन में डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनुभवजन्य व्यवहारिक शोध का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं, तो आपको पता एक्शन रिसर्च होता है, जो शिक्षा से संबंधित होता है, जो किसी भी शिक्षा से संबंधित तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए। अगर आपसे पूछे किसी समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए, अगर किसी समस्या का तत्काल समाधान, अगर किसी समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए हमें किस रिसर्च का प्रयोग करना, तो आपको बताना क्रियात्मक अनुसंधान। और ये संबंधित किससे होता है, तो आपको बता देना ये एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो आपको बता देना शिक्षा से संबंधित होता है। यानी शिक्षा से संबंधित जो भी तत्काल समस्या आती है उसका ऑन द स्पॉट यानी समाधान करने के लिए हमें किस अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ता है, तो आप बताएंगे मौलिक अनुसंधान। और बहुत सारे अनुसंधान है, मैं आपको बहुत सारे अनुसंधान और भी बता देता हूं। एक होता है घटनोत्तर अनुसंधान, एक होता है सर्वेक्षण अनुसंधान, एक होता है वर्णनात्मक अनुसंधान, एक होता है गुणात्मक अनुसंधान, एक होता है मात्रात्मक अनुसंधान, ये कौन सा होता है? मात्रात्मक अनुसंधान। उसके बाद और देखते हैं, एक होता है हमारा प्रजाति वृत्तिक शोध, एक होता है हमारा फिनोमिनोलॉजिकल शोध, एक होता हमारा एक्सपेरिमेंटल शोध, एक होता हमारा शैक्षिक शोध। ये शोध के प्रकार अगर मुख्य रूप से पूछे 3 प्रकार है, और लेकिन अगर ज्यादा पूछे तो घटनोत्तर, जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान भी बोलते हैं। जो घटना घटित हो जाने के बाद किया जाता है वो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। सर्वेक्षण वर्णनात्मक होता है, जो दैनिक जीवन की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। गुणात्मक शोध क्या होता है और मात्रात्मक शोध क्या है? जब डाटा में गुणों और विशेषताओं के आधार पर करना होता है उसे गुणात्मक शोध कहते हो। जब डाटा से वो से सोच से संबंधित हमें डाटा मात्रात्मक रूप में मिलता है वो मात्रात्मक शोध कहलाता है। प्रजाति प्रत्यय को एथनोमेथोडोलॉजिकल कहते हैं, जो सामाजिक प्रजातांत्रिक सामाजिक अंतःक्रिया की भावना से संबंधित है। फिनोमिनोलॉजिकल शोध को हम दार्शनिक शोध भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल शोध वो शोध कहलाता है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चरों के में हेर फेर कर लेता है। जो पूछा गया कि ऐसा कौन सा शोध है जिसमें शोधकर्ता
चरों की मात्रा में जोड़ तोड़ कर सकता है, उस मात्रा घटा बढ़ा सकता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंट। शैक्षिक शोध जो होता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कौन से शोध का प्रयोग करना है, तो आपको बता देना शैक्षिक शोध का प्रयोग करना है। ये मैंने आपको थोड़ा डेमो दिया क्योंकि डेमो क्लासेस चल रही मेरी 8 से 10 डेमो क्लासेस हैं, 30 की क्लास है। यूजीसी नेट जून 2023 को ध्यान में रखकर हमने कार्य किया, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा बताता हूं। अनुसंधान जो होता है, रिसर्च, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना, रिधन सर्च, यानी किसी तथ्य की बार बार खोज करने को होता है। लेकिन अगर रिसर्च शब्द की आपसे ये वाली बात पूछता है कि वो फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से शब्द से बना, जिसका अर्थ है खोज करना, यानी नए सिद्धांत का प्रतिपादन। लेकिन एक शोधकर्ता रिसर्च को करने का मेन रीजन जो होता है वो ये होता है किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना करना, किसी तथ्य की खोज करना, या किसी समस्या का समाधान करने के लिए जिस अनुसंधान का प्रयोग किया था वो अनुसंधान कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। शोध के सोपानों में पहला हमारा समस्या का चयन करना होता है, उसके बाद शोध की रूपरेखा करना होता है, फिर उसके बाद परिकल्पना का प्रतिपादन करना होता है, फिर डाटा कलेक्शन होता है, फिर डाटा एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकलता है, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे शोध मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का, मौलिक शोध, प्रयोगात्मक शोध और क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक शोध। ये था दोस्तों हमारा डेमो क्लास। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।